बच्चों, हिंदी कैसे सीखें की श्रृंखला में मैं आज आपको मात्रा किसे कहते हैं और हिंदी की वर्तनी से संबंधित कौन कौन सी भ्रांतियां हैं इसके विषय में जानकारी दूंगी और उन भ्रांतियों का निवारण करूंगी। तो आइए देखते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा स्वर वर्णों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन वर्णों को लिखने के लिए किया जाता है उन्हें हम मात्रा कहते हैं। अब मात्रा के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्वर के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर को अगर आप देखोगे, ह्रस्व स्वर ये आपके ह्रस्व स्वर है और ह्रस्व स्वर जो है हमारे मूल स्वर भी कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? आ, ई, ऊ और वी। ये हमारे 4 स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर और ये मूल स्वर कहलाते हैं। इसके बाद जो 7 स्वर हैं वो दीर्घ स्वर हैं, उन्हें हम मूल स्वर हम उन्हें कहते हैं जिनका जो स्वयं उत्पत्ति होती है जिनकी, और जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जबकि दीर्घ स्वर हैं तो दीर्घ स्वर हमारे दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है और ये देखिए ये मूल स्वर से ही निर्मित है। जैसे आ में अगर हम थोड़ा समय बढ़ा दें आ, तो ये हमारा दीर्घ आ हो जाएगा, दीर्घ आ। तो इसमें हम 2 मात्रा का समय लेंगे। फिर ई, अभी ये ह्रस्व ई है लेकिन अब देखिए ये ई के ऊपर हमने ये मात्रा लगा दी तो ये क्या हो गई? ई। और ये देखिए ऊ, ह्रस्व ऊ ऊपर लिखा है और ये मात्रा इसमें लग गई तो ये दीर्घ ऊ हो गया। यानी इनके उच्चारण में हम 2 मात्रा का समय लेंगे। और री का प्रयोग हिंदी देवनागरी लिपि में नहीं होता है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है तो इसलिए इसको इसमें नहीं रखा गया है। और इसमें आएगा आ, ई, ऊ, ए, ओ, आओ। पहले ये बात हो रही थी कि अक्सर मैंने देखा है उसमें YouTube में कि बच्चे कह रहे थे ए तो संयुक्त आ और ई से बना है। तो हाँ, ये चूंकि इसका निर्माण मूल स्वर से हुआ है, ह्रस्व स्वर से हुआ है, इसलिए ये ए और ए जो है दीर्घ स्वर है और इनको हम जो है, लेकिन बोलते समय आप देखिए ध्वनि पूर्णता जो है परिवर्तित हो जाती है। यदि हम ए को बोलेंगे तो मुख्यतः इनका प्रयोग क्या होता है? ए और ए का जब हम संधि करते हैं तब हम जो है इनको आ और ई से संयुक्त करते हैं और ए जो है हमारा होता है वृद्धि संधि में होता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो टुकड़े तो चूंकि एक बिल्कुल भिन्न परिवर्तित रूप आ जाता है और इसकी अपनी एक अलग मात्रा होती है। अगर हम आ कह देंगे आ और ई मानेंगे इसको तो हम अलग से करके इसको ए को नहीं समझ पाएंगे। तो ए हमारा जो है दीर्घ स्वर में इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि हम उसके ए के टुकड़े नहीं कर सकते। भले ही हम लिखते समय लिपि में हम उसको जब संधि विच्छेद करते हैं तब हम इसको देखते हैं कि आ और ई मिला करके ए होता है। अब इसके बाद प्लुत होता है। प्लुत जो है संबोधन में प्रयोग होता है और इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय। जैसे मोहन, तेज आवाज दी जाए और लंबे समय तक दी जाए, मोहन, तो वो 3 मात्रा का समय। अब इसके बाद जो चीज है, अब हम आपकी ये चीजें ना बताएं कि ये आपके मूल स्वर है और मूल स्वर की संख्या केवल 4 होती है, ये ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं। और ये दीर्घ स्वर है, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है, 7 होती है। और प्लुत जो है मात्रा का, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है इसके उच्चारण में। तो अब इसके बाद हम देखें कि क्या क्या भ्रांतियां हैं जो लोगों को उलझन में डाल देती हैं, लिखते समय समझ में नहीं आता कि क्या लिखें। तो मैंने जैसे भ्रांतियां शा शलजम, शा षटकोण, सा संतरा या सा सीटी और रा और अर्धरा से संबंधित, क्योंकि भ्रांतियां तो बहुत सी हैं हिंदी लिपि में लिखते समय। जिन्होंने पूरी तरह से ध्यान से नहीं पढ़ा है तो उनके सामने बहुत सारी दुविधाएं आ जाती हैं कि ये सा षटकोण और ये सा। तो जब एक बार आप इंग्लिश में देखिए, ये शा जब हम लिखेंगे तो SHA,
ये इसका उच्चारण होगा शा। और इचुए शानाम तालव्य, यानी इस सा का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। फिर ये शा षटकोण है, तो शा षटकोण ये ऋटूर शाणाम मूर्धा, संस्कृत सूत्र हमने आपको बताए थे पिछले उसमें वीडियो में। तो संस्कृत सूत्र में जो है शा षटकोण मूर्धा है। मूर्धा वो स्थान होता है मुख का जहाँ पर तालु का सबसे ज्यादा अधिक ऊंचाई होती है। तो इसका हम जब जीवा मुख के सबसे ऊंचे भाग को, तालु के सबसे ऊंचे भाग को स्पर्श करती हैं तो शा उच्चारण होता है। और जब तालु से बोलते हैं तो दांतों के ऊपर जो भाग है वो शा, ये वाला शा है। तो मुख्य दुविधा जो है शा और शा में आती है। अब एक चीज और आती है, जैसे आपने लिखा विशेष, तो एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि जैसे आपने विशेष लिखा, ये विशेष, विशेष लिखते समय आप ये ध्यान दीजिए कि जो शा शलजम है उसके बाद सा षटकोण आया है। सा षटकोण ये पा की तरह बनता है, पा के बाद इसको इस तरीके से बीच से चीर देते हैं, तो ये विशेष। तो शा शलजम के बाद ही शा षटकोण लगा है। अब अगर आप लिखोगे शोषण, तो शोषण कैसे दो? और ये जो तीसरा सा है इसको भी एक बार आप समझ लो, ये जो तीसरा सा है इसका तो उच्चारण स्थान क्या हुआ? मूर्धा हो गया, मूर्धा, इस सा का उच्चारण स्थान। जीवा जब तालु के सबसे ऊंचे भाग को स्पर्श करते हैं तो उसे हम मूर्धा कहते हैं। तो ये इस सा का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। और ये सा है तो इसका क्या होगा? लितूल सानाम दंतः, यानी इस सा का उच्चारण किससे हो रहा है? दांत से हो रहा है, दंत से। जीवा दांतों को स्पर्श करती है बोलते समय, तवर्ग को भी और इस सा को भी स्पर्श करती है। तो जैसे आप ये देखिए, अब इस सा को जब आप बोलेंगे तो इस सा को, अब इसको भी जो हम ये लिखेंगे तो ये शा षटकोण भी जो लिखा जाएगा उसकी इंग्लिश क्या होगी? SHA, इसकी भी यही होगी। लेकिन जब हम सा लिखेंगे तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? SA, केवल सा। तो ये सा तो आपको आराम से पता लग जाएगा, जब आप बोलोगे तो अपने आप पता लग जाए कि यहाँ पर सा है। जैसे सरल, जैसे शासन, तो जब आप शासन, शासन में, शासन में क्या लिखोगे आप? ये देखिए, शासन लिखते समय जब हम शासन लिखेंगे तो क्या करेंगे? शा शलजम आ रहा है, शा बड़िया की मात्रा भी आ रही है, तो ये पाई के रूप में लगती है बड़िया की मात्रा। ये बात ध्यान दीजिएगा, शा सा ये वाला, और ना, शा सन। तो आपको समझ में आया कि ये क्या हुआ? शा शलजम, और ये सा सीटी, और ये ना, सा सपेरा भी आप कह सकते हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? शासन। अब इसके बाद देखिए शोषण, शो ओ की मात्रा, तो जो ये बड़े की मात्रा लगी तो केवल ये पाई लगी, लेकिन जब ओ की मात्रा लगी तो ये पाई भी लगेगी और इस पर एक मात्रा भी लगेगी, शो। हिंदी जो है वो उच्चारण पर आधारित होगी, जितना शुद्ध आप उच्चारण करोगे उतना ही शुद्ध आप लिखोगे। और हिंदी वर्णमाला की ये विशेषता है, देवनागरी लिपि की ये विशेषता है कि यह एक उच्चारण, एक ध्वनि के लिए इसमें एक ही चिन्ह निर्धारित किया गया है। ज़्यादातर स्थानों, पहले दो भाषा को सहज बनाने के लिए हिंदी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं, और उन जो दो ध्वनियाँ थी, एक ही ध्वनि के उच्चारण के लिए दो चिन्ह थे, उनमें से एक को मान्यता दी गई ताकि उस भाषा का मानकीकरण हो सके। तो शो शान, अब ये शा षटकोण कैसे लिखेंगे? ऐसे, शो शान। तो आप देखिए बोलने में भी इसको ध्यान देना, शो शान, क्योंकि मूर्धा से इसकी आवाज निकली, शोषण। तो ज्यादातर सा सलजम के बाद अगर शा की आवाज आ रही तो आप समझ लीजिए कि वहां पर शा षटकोण होगा, क्योंकि दो सलजम सा एक साथ नहीं हो सकते। वो अगर होगा तो अर्धाक्षर में होगा या द्वितीय व्यंजन में होगा, तभी दो शा आएंगे। अब इसके बाद जैसे या कभी कभी शशांक, तो शशांक इसकी अवहेलना करता है। शशांक में जो है आप देखिएगा कि दोनों बार सलजम वाले शा का प्रयोग किया गया है।
शशांक। ये देखिए, लेकिन ज्यादातर जो है 66 कोण आता है। अगर एक साथ है शशांक, नाम में केवल ये आएगा, तब हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे शशांक, शशांक, इस तरह से नहीं बोलेंगे हम इसको। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। अब दूसरी बात है कि सा बोला जा रहा है, तो अनुशासन, अनु, इसके आगे, शासन के आगे ही हम अनु लगा देंगे तो अनुशासन हो जाएगा। और अनुशासन आपको पता है डिसिप्लिन होता है। तो इसके बाद रा के चिन्ह के विषय में बताना है कि अगर फिर भी आपको कहीं दुविधा है, जैसे सरिता, अब सरिता बोला तो सा सीधे एस ए सा, तो ये सा है। इसमें देखिए इस तरह की इश आवाज नहीं आ रही है, एस एच ए श, ये आवाज नहीं आ रही है। शाइन, इस तरह की आवाज नहीं आ रही है। शाइन जब हम बोलते हैं SHINE, SHINE, ये शाइन जो आवाज है वही इस शा की आवाज है। ठीक है, तो हमारी समझ में अब आपको काफी स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन हिंदी में एक शा षटकोण भी होता है और वो मूर्धा से उच्चारित होता है, जिसमें शा शलजम की और सा सपेरा की, दोनों की ध्वनियां मिली हुई होती हैं। जैसे सपेरा, सपेरा मूर्धा से उच्चारित होता है ये, सपेरा। तो ये बात ध्यान दीजिए। अब मात्राएं लगाते समय भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रा के बारे में बताऊंगी। रा के लिए मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो रा होता है ये रा होता है, लेकिन जब हम अर्ध रूप में इसका प्रयोग करते हैं तब हम कैसे करेंगे। तो इसके 3 रूप होते हैं मुख्यतः। और एक चीज और होती है, एक हलंत होती है। तो हलंत और रा में कंफ्यूजन बच्चों को अक्सर होता है। तो पहले हम रा के चिन्ह देखते हैं। रा का चिन्ह एक ये है, फिर एक ये है, और नहीं, रा का चिन्ह एक ये है। तो ये 2 रा, ये हो गए अर्धरा ऊपर वाला और ये नीचे रा, और एक री है। री यानी कि जो री की मात्रा होती है वो ये होती है। ये रा का चिन्ह नहीं है, री की मात्रा है। री, इसकी मात्रा होती है ये, जो पाई में ज्यादातर नीचे लगती है। और एक और चीज है, गोल अक्षर जो हमारा टवर्ग है वो गोल अक्षर कहलाते हैं। तो टवर्ग यानी कि टवर्ग, टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे। टा, ये गोल अक्षर कहे जाते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अणा, टाठा डाढ़ा अणा, टाठा डाढ़ा इनके नीचे लगना, अणा के नीचे नहीं लगता है। तो और अगर लगेगा भी तो कर्ण आएगा, वो ऐसा बहुत कभी नहीं होता कि इसके नीचे आ जाए मेरी समझ में। तो ये देखिए, जो टा के नीचे अगर हम रा लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। राष्ट्र, अब जैसे लिखा राष्ट्र, तब हम इस तरीके से लिखेंगे। या राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता। हिंदी को अगर आप बोल के लिखो राष्ट्रीय, षटकोण ही आएगा यहाँ पर, और राष्ट्रीयता तो टा में रा आएगा। अब क्योंकि अब जैसे आ गया निश्चय, निश्चय, निश्चय में कौन सा शा आएगा। निश्चय में देखिए आप, नी आधा शा, चा या, निश्चय। यहाँ पर ये शा शलजम वाला आधा आया है, और ये इसलिए आया क्योंकि इसमें संस्कृत व्याकरण का नियम काम करता है। तो उसमें जो है विसर्ग को आधा शा हो जाता है। तो निश्चय, निश्चय। अब दूसरी बात आई, जैसे अब आपने देखा ये राडेफ, तो गर्म, नर्म को हम लेते हैं, सबसे ज्यादा इसका उदाहरण आता है नर्म। तो देखिए नर्म, नर्म बोलने से पहले जब व्यंजन से पूर्व रा आ रहा है और आधा आ रहा है, नर उसमें हलंत आ रही है, आ नहीं आ रहा है, नर्म, तो हमारा ये रेफ लगेगा ऊपर, उड़ंतु रा भी कहते हैं कुछ लोग इसको। और नम्र, नम्र, ये देखिए, तो माँ के बाद जब रा रहा है, व्यंजन ध्वनि के बाद जब रा की ध्वनि सुनाई दे तो वो नीचे लगेगा, नम्र। और मैंने बताया कि आपको टा, ठा कुछ भी हो, अगर आपको उसमें रा लगाना है तो इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा। अब बात आती है री की मात्रा की। तो री की मात्रा अगर लगेगी तो देखिए उसमें छोटी ई की आवाज सुनाई देती है, क्री, क्री।
का। अब कृपा, कृपा और क्रिया दोनों में देखना आप सुना, कृपा छोटी ई की मात्रा बहुत हल्के से सुनाई दे, लेकिन क्रिया, क्रिया में छोटी ई की मात्रा बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्री, क्री, क्री। इसमें पूर्णता स्पष्ट नहीं, देखिए क्री, 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 या। तब हम ये पदेन रा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पदेन रा। तो ये जो नीचे वाला रा लगा है वो इस तरीके से लगा था। अब बात आती है हलंत की। हलंत का जो चिन्ह होता है हमारा, हलंत, हलंत और रा के इस चिन्ह के बीच में हमेशा दुविधा होती है, इस चिन्ह के बीच में रा के। तो हलंत कैसे लगता है? वो इस तरीके से लगता है, ये हलंत का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? हलंत का चिन्ह है। और रा का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से लगता है, ये इधर अपोजिट। ठीक है, तो जैसे आपने हलंत लगाई, तो जैसे आपने लिखा कि अब हलंत के लिए जैसे आपने बोला कि गम, गम धातु जो संस्कृत में होती है, उसमें संस्कृत में हलंत का प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो गम जो है क्या है? एक धातु। तो गम में जो हलंत लगी वो हमारी इस तरीके से लगी। देखिए ये हलंत का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? हलंत का। तो गम में हलंत, पठ में। अब जब हलंत लग जाता है तो किसी भी व्यंजन वर्ण में जब हलंत लग जाती है तो वो आधा व्यंजन बन जाता है, उससे पूर्ण व्यंजन हम नहीं कह सकते। और ह्रस्व आ की, जो मैंने आपको बताया था, ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ स्वयं में पूर्ण है, और वो व्यंजन में मिल करके, व्यंजन के जो अर्ध व्यंजन में मिल करके उसको पूर्ण बनाता है, मिल करके। क्योंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। वो तभी किया जा सकता है अर्ध व्यंजन का उच्चारण जबकि वो किसी शब्द में जुड़ा हो, जैसे राष्ट्रीयता, या पक्का, पक, पक, अक्का, या कमर, कलम, कलम। तो इसमें जैसे आपने बोला कि कलम का, देखिए ध्वनि समझिए हैं, और पक्का, पक, तो इसमें हलंत आ रहा है, ये आधा का है, और इसके साथ हम मिला करके लिखेंगे का, तो ये पक्का कहलाएगा। और जब दो समान व्यंजन एक साथ आए तो हम उन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। ये व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो आज का यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।